Welcome to TD Consultant Global Canada, data management company in Canada. ईमेल आपके सामने है और इसका यूट्यूब चैनल है डू इट योर सेल्फ इमिग्रेशन। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है, डिस्क्लेमर में भी लिखा हुआ है कि वी आर नॉट ए कंसल्टेंट, वी आर educator. We are teaching you and empowering you so that you know what are the requirement of different kind of categories of immigration and visas in Canada. And we will also then upload the videos after some time about Australia and USA as well. If you have any question or any query, you can send to this email, which you can see on the screen. और हमारा जो मेन जो पर्पज़ है मैं आपको बता चुका, लेकिन हमारा जो सोर्स होता है हमेशा वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की अपनी वेबसाइट के पेजेस होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो ऑथेंटिक होते हैं। अपनी तरफ से वी डू नॉट ऐड एनीथिंग एक्सेप्ट के कोई इन्फॉर्मेशन हो हमारे पास, मालूमात जिसको कहते हैं, तो वो हमारे तजुर्बे की बुनियाद पे तो हम उसको पेश करते हैं। लेकिन जो भी हम आपको साइट दिखाएंगे वो हम आपको किसी भी कंसल्टेंट की नहीं दिखाएंगे। और मकसद ये है कि आप उन साइटों पे खुद जाएं और आप वीडियो को देखते हैं 3 महीने पुरानी, पता चलता है रूल बदल गया। तो उसको देखने के लिए आपका सबसे सही तरीका ये है कि आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की आईआरसीसी साइट पे जा कर के ही सारी चीज़ें चेक किया करें। और हर साइट पे नीचे लिखा होता है वो कब अपडेट हुई। तो आप देखेंगे कि 1 या 2 महीना या 15 दिन पहले अपडेट होती है। तो आप अगर किसी भरोसा कर रहे हैं किसी मेरी वीडियो पे जो कि 6 महीने पुरानी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप, हो सकता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि बहुत तेजी से कैनेडियन रूल्स में तब्दीली आ रही है, बल्कि दुनिया भर के रूल्स में तब्दीली आ रही है आफ्टर कोविड। और ऑनलाइन जॉब्स, रिमोट जॉब्स, नोमेड वीज़ा, रिमोट वर्कर, टेम्परेरी वर्कर, तो ये सब चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसलिए तब्दीलियां बहुत तेज़ी से आ रही हैं। आज की इस वीडियो का मकसद आपको ये दिखाना है कि देखें, फिर हम गवर्नमेंट की साइट पे ही आ गए। हम आपको बताएंगे कि बेसिक कुछ बताएंगे और बताएंगे कि आजकल क्यों हर कोई आपको वीडियो में कह रहा है कि आप वीज़ा ले लें, विजिटर वीज़ा ले लें, विजिटर वीज़ा ले लें। तो विजिटर वीज़ा का पहले तो थोड़ा सा ये इंट्रो है कि फीस इसकी $100 है इस वक्त कैनेडियन। कैनेडियन डॉलर इस वक्त 200 के लगभग है। कभी बढ़ जाता है, कभी एक आध रुपया कम हो जाता है, लेकिन अगर आप एस्टिमेट करें तो आप इसको 25% बढ़ा के करें, क्योंकि आप देख रहे हैं खुद ही कि क्या हो रहा है। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो यहाँ पर ये नहीं देते, ये आपको अपना देखना होता है। तो ये बायोमेट्रिक जब आप दे देते हैं, रिक्वायरमेंट मेजर है बायोमेट्रिक्स की, बायोमेट्रिक्स जब आप दे देते हैं तो उसके बाद फिर आपको, आप देख सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा। और उस वक्त आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है, और अगर किसी वजह से मेडिकल मंगा गया है तो फिर मेडिकल के बाद आपकी एप्लीकेशन की डेट फिक्स होगी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो प्रोसेसिंग टाइम लेकिन इन जनरल है क्या, जो तजुर्बे की बुनियाद पे आपको लिखे मिलेगा, और जो हमारा दादी तजुर्बा भी है, तो वो पाकिस्तान से इस वक्त 2 महीने है, 8 वीक। और 8 नहीं तो 10 महीने लग, 10 वीक लग जाएंगे, हफ्ते। तो 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब आ जाता है। और अगर कुछ मांगना होता है तो इमीडिएटली मांगते हैं एक्सटर्नल डेटा, मतलब एडिशनल डेटा, डॉक्यूमेंट्स। और आपको आखिर में 2 ईमेल्स आती हैं। एक ईमेल में आपको बताते हैं कि आपका जो होता है वो प्रोसेसिंग हो चुकी है, ये नहीं लिखते हैं कि वीज़ा हो चुका है, मिल गया है। और दूसरे में आपसे कहते हैं कि पासपोर्ट भेज दीजिए। कहीं पर नहीं लिखा होता है कि आपका वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव। तो आप अपना वीज़ा भेजते हैं, फिर आप पासपोर्ट भेजते हैं, जो भी इनके एजेंट होते हैं यहाँ पर, प्रोसेसिंग पार्टनर जिसको कहते हैं ये। तो वो पार्टनर इस वक्त वीएसएफ ग्लोबल है। आप वीएसएफ की साइट पे भी जा करके देख सकते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा। तो ये प्रोसेसिंग टाइम जो है इसमें यहाँ पर नहीं आएगा जब तक कि आप फॉर्म नहीं भरेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि टाइम नहीं ज़ाय कर रहे। अब कितना अरसा रह सकते हैं आप, हर एंट्री पे आप 6 महीना रह सकते हैं। आपको खुद देखना है, ज़्यादा ना करें वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। और आप जब एयरपोर्ट पे वहाँ कियोस्क लगे हुए हैं उस पर यूज़ करते हैं, तो फिर वो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े आसान है। अभी इस पे नहीं जा रहे, अर्ली है। और पहली बात ये है कि आप ये देखें कि आपको वीज़ा चाहिए। तो फिर वीज़ा चाहिए तो आपको ये बीस भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि हु कैन अप्लाई। हु कैन अप्लाई में आप देखें कि ये है कि आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पासपोर्ट है ये। और आपकी सेहत सही होनी चाहिए, हेल्थ यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस सर्टिफिकेट मांगते नहीं है।
और हेल्थ आमतौर पे इसमें विजिटर वीज़े में। हाँ, ये और बात है कि आपके फाइनेंशियल असेट, जॉब, ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखिए, इसको कहते हैं कि दैट विल टेक यू बैक टू योर होम कंट्री। ठीक है ना। ये असेट जो है ना, कि आपका घर है, आपकी अच्छी जॉब है बेहतरीन, कैश की इतनी वैल्यू नहीं है। कैश तो आप 1 मिनट में ट्रांसफर कर दोगे ना। तो ये है, ठीक है। वो इसलिए आपको बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं कि आप वहाँ जाओगे तो 6 महीने आप गुजारा कर लोगे, होटल के पैसे दे खर्च कर सकोगे, टूरिज्म करोगे। आप कहें मेरे पास है ही 3 लाख रुपए, तो फिर आपको वीज़ा कैसे देंगे वो? कम से कम 2,000 महीने का खर्चा रखें इस वक्त कनाडा जाने का। तो अगर 2 लाख, 2,000 का मतलब है 4,000 रुपये महीना। तो अगर आप पे कोई यहाँ पर बहन भाई रिश्तेदार हैं, आप उनसे ईमेल मंगा लें तो फिर वो आसान हो जाता है विजिटर वीज़ा। और फिर वो आपका ये बैंक स्टेटमेंट का मामला थोड़ा हल्का हो जाता है। ठीक है ना। अगर आप फ्रेंड या रिलेटिव के घर में रहेंगे, वो वहाँ से आपको एक लेटर भेज दें, ईमेल, वो आप साथ लगा दें। तो ये इसकी एक बेसिक फंडामेंटल है। और हाउ टू अप्लाई पे मैं नहीं जा रहा। मैं अब आपके पास जा रहा हूँ कि अ, हम ये देखते हैं कि आखिर में हमें, मैं इस पे भी नहीं जा रहा, सॉरी। मैं यहाँ पर आपको साइट पे ले आया। और इसके बाद हमको आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यार क्यों आजकल सब कोई, हर कोई कह रहा है कि विजिटर विजिटर वीज़ा लो। तो विजिटर वीज़ा लेके करना क्या है? असल में अब लीगली ये अलाउ हो गया है कनाडा में कि अगर आप विजिटर वीज़े पे जाएं तो वहां जाके जॉब तलाश कर सकते हैं, और जॉब अगर मिल जाए तो वहीं पर आपका वर्क परमिट में वो चेंज हो जाता है। और वर्क परमिट आपके स्पाउस को भी मिल जाता है, बच्चे भी चले जाते, आ जा बुला सकते हैं आप। और जो स्पाउस का मतलब ये है कि अगर फर्ज करो कि विजिटर वीज़ा वाइफ ले रही है, उनकी जॉब अच्छी है, बैंक में है, इंजीनियर हैं, और तो वो अगर ये विजिटर वीज़ा ले लें तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, और उनको भी वर्क परमिट मिल जाएगा, दोनों जॉब कर सकते हैं। इसलिए विजिटर वीज़ा आजकल जो है ना, ये टॉक ऑफ द टाउन है, हॉट है, लीगल है कि आप लीगली लें। लेकिन आप ये उनको इंटरव्यू में ये नहीं बता सकते कि मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं जाके जॉब ढूंढूंगा, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हर चीज की अपनी एक लीगल लिमिट होती है। आप कोई काम को करना है तो आप उसको कब्ल वक्त अगर कहते हैं तो वो काम इलीगल हो सकता है, वो गलत है। तो आपको सीढ़ियां चलनी है सीरीज से। आप कहें मुझे तो चौथी सीढ़ी भी नजर आ रही है तो मैं जंप मार लूं, और मैं कहूं कि मैं तो चौथी पे जाना चाहता हूं एकदम से, तो आपको जो चौकीदार है कहेगा खुदा के लिए ऐसा ना करे भाई, गिर जाएंगे तो मेरे लिए अजाब हो जाएगा। तो ये बात, ये इस तरह है आम फहम में, कि आप कहेंगे कि यार विजिटर वीजा लेना है तो वो आपसे पूछेगा डू आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन कनाडा। आपने कहा यस, तो वहीं पर आपका खेल खत्म। तो आपको यहाँ पर वीजे में भी इंटरव्यू नहीं है। लेकिन आपको लोग कहेंगे इंटरव्यू नहीं है तो ये क्या कह रहे हैं? भाई ये कह रहे हैं असल में हम आपको ये बता रहे हैं कि वहाँ पर वीजे, यहाँ जो मिलता है मुल्क से बाहर, वो वीज़ा नहीं होता है। वो वीज़े के लिए एक किस्म का एक डॉक्यूमेंट होता है, वीज़ा मिलता है एयरपोर्ट पे जब वहाँ जाते हो। जो बॉर्डर ऑफिसर होता है वो आपसे पूछता है क्यों आए हो, कितने दिन रहोगे, कहाँ रहोगे, कितने पैसे लाए हो। $10,000 से ज़्यादा मत लेके जाएं, क्योंकि $10,000 से ज़्यादा मना है। अगर ले जाएंगे तो आप उसको डिक्लेयर कर दें, क्योंकि अगर आप 6 महीने को गए हैं और $10,000 से ज़्यादा चाहिए आपको, तो आप डिक्लेयर कर दें। अगर आप डिक्लेयर कर देंगे तो फिर वो आपको बता देंगे। लेकिन आप कोशिश ये करें कि $10,000 से कम लेके जाएं। 6 महीने का रहने का ना कहें, आप 3 महीने 2 महीने की बात करें, क्योंकि खर्चा बहुत होना है ना। सच सच बोले, क्योंकि आप नहीं रहेंगे इतना लंबा। और भी जॉब तलाश करते हैं तो वो कानूनी हो गया है अब। पहले ही होता था कि आप जॉब तलाश करें, मिल जाएगी तो आप बॉर्डर पे जाएं, कनाडा और अमेरिका के, और ब्रिज से दोबारा यू टर्न लेकर के आ जाएं। और उनसे जो है, उसको फ्लैग पोलिंग कहते थे, फ्लैग, FLAGPOLE। फ्लैग पोलिंग की अब जरूरत नहीं है। अब आप कनाडा के अंदर होते हुए भी वर्क परमिट ले सकते हैं और पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। और एक और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वहाँ पर जाते जब हैं तो आप वहाँ दाखला ले सकते हैं। इंजीनियर जाएं तो मास्टर्स में दाखला ले लें। वो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो करूंगा। जब आप वहां से दाखला लेते हैं तो बहुत सी चीजें जो है ना, वो नलीफाई हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर विजिटर वीजे में आइल्स का इम्तिहान नहीं है ना, वहां जाके दाखला लेंगे तो यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा करेंगे। तो आपका जो विजिटर वीजा है वो स्टूडेंट परमिट होता है, परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी परमिट और वीजे में फर्क है, वो परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कोशिश करें कि 1 साल से ज़्यादा के कोर्स में दाखला लें। उससे फ़ायदा ये होगा
कि आपको फिर आगे आप 3 महीने जब रह जाएं, 6 4 6 महीने, तो एक तो आपको परमिशन होगी कि आप अपने कैंपस में जॉब कर लें। ये वर्क परमिट के अलावा बात हो रही है, कैंपस के अंदर जॉब कर लें। और एक ये बात हो रही है कि आपका जब कोर्स खत्म हो रहा हो तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दें, 2 साल के लिए मिल जाता है। उसके लिए आपको बहुत देखभाल करके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कोर्स का सिलेक्शन करना पड़ता है। एक पूरी लिस्ट है, एक पूरा तरीक़ाकार है, एक गवर्नमेंट की अपनी लिस्ट है कि कौन से आप जगह दाखिला लेंगे तो आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन किस प्रोग्राम के लिए तो वो भी अलग लिस्ट है। तो वो हम एक सीरीज बना रहे हैं स्टूडेंट्स की, और स्टडी सीरीज कैसे जाएं स्टडी के लिए, कहाँ जाएं, क्यों जाएं, क्या फ़ायदे, तो वो अलग एक बना रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेयर कर दें, सारे लोगों को बता दें, क्योंकि यार आप ये मत सोचे कि हालात ख़राब हैं कि अच्छे हैं। कोई हर्ज नहीं है दूसरा रास्ता हासिल करने का, और अपना मुल्क है, ज़रूर आएँ, यहीं रहें। बहुत से लोग पासपोर्ट लेके यहाँ रह रहे हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबली यहाँ रह रहे हैं। तो बात ये है कि ये कोई मना नहीं है, और इस बुनियाद से मत जाएं कि पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं। हालात का तो अल्लाह ही जानता है, कल को अगले साल अच्छे भी हो सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी ख़राब है तो पूरी उम्र ही ख़राब रहेंगे। तो आप ये ख्याल जो है ना निकाल दें। और हाँ, कोई अगर कहता है कि बाहर कुछ नहीं रखा, तो उसकी बातों में मत आए, वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो सब जगह होके आ गया है, बच्चे बाहर पढ़ा चुका है, खुद करके आ गया है, वो कह रहा है यार कोई फ़ायदा नहीं। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐसी सख्त जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो बच्चों को डिस्करेज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। वो लोग जो है बच्चों के कैरियर के साथ खेल रहे हैं, उनको गलत बातें बता रहे हैं, और वो सब कुछ अवेल कर चुके हैं ज़िंदगी में। तो अब वो ये कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। सारे फ़ायदे अवेल करके ये कहने वाले लोग हमारे माशरे में भरे हुए हैं। तो उनकी बातों में मत जाएं। खुद वेबसाइटों पर जाएं, कंसल्टेंट के पैसे बचाएं। कोई आपको फॉर्म भरना है तो आप ये डेटा मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म आपको कंपनी भर के दे देगी। बहुत कम चार्जेस हैं इनके। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनके साथ आप ईमेल करके अपना डेटा, आप अपनी बात बता सकते हैं। वो आपको पूछेंगे क्या है, लिख के ही होगा सारा, फ़ोन नंबर नहीं, कनाडा में कंपनी है ये। बहुत बहुत शुक्रिया।